3। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे। एक उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मैं राकेश यादव आज आपके लिए साइंस का एक टॉपिक दर्पण लेकर आया हूँ। आज उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपने रियल लाइफ में यूज भी करते हैं, अपना सुबह यूज करते हैं जैसे, और उसको अपन बोलते कांच है, लेकिन कांच और मिरर बोले तो दर्पण, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। कांच क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों साइड से आर पार दिखता है, लेकिन दर्पण में एक साइड से उसके पॉलिश की हुई होती है, उसी को ही मतलब उच्च पॉलिश युक्त जो होता है उसी को ही अपन दर्पण बोलते हैं। दर्पण भी जो दर्पण है दो प्रकार के होते हैं। जैसे उसके ऊपर जो अपन पॉलिश की हुई होती है वो होती है उच्च पॉलिश, यानी रेड ऑक्साइड और रजत पॉलिश युक्त। तो ये जो एक साइड की पॉलिश होती है उसी की बात है। तो कांच और मिरर दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अपन आगे चलते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोले दर्पण। अपन पहले सीक्वेंस से बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह होता है जिसका यूज है ना अपन रोज नहा धो के सुबह सुबह यूज करते हैं और उसके सामने आके सलमान खान की सी फीलिंग लेते हैं, बाल वाल सेट करते हैं, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। एक्चुअली दोस्तों समतल दर्पण में होता क्या है, इनकी कैसी इमेज बनती है, कैसे मतलब हाइट कितनी आती है, ये सब चीजें आती हैं। तो पहले आपको बता दूं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण मतलब इमेज का निर्माण सीधा और आभासी और होता है पार्श्व विलोम। अब प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया सीधी, मतलब उल्टी इमेज नहीं बनती, और जहां सीधी होती है वो आभासी होती है, मतलब उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। एक तो आभासी, और दूसरा बोला जाता है कि पार्श्व विलोम। पार्श्व विलोम का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये गर्ल्स है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड दिखाती है तो अपने को इमेज के अंदर राइट हैंड शो होता है, इसी को ही पार्श्व विलोम बोला जाता है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें इसका प्रतिबिंब में ये राइट हैंड है तो इसका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया पार्श्व विलोम। दूसरी बात, दर्पण मतलब दर्पण में जैसे अपन बाहर है, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु खुद हो चाहे और कोई हो, दर्पण के सामने अपन देखते हैं तो जितना अपन दर्पण से दूरी है उतना ही इमेज के अंदर मतलब कांच के अंदर की ओर दिखाई देती है। जितनी दूरी पे अपन होंगे उतनी प्रतिबिंब सेम दूरी पर दिखाई देती है। इसे आगे चलते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए मतलब अपनी खुद की फोटो देखने के लिए, जैसे मान लो मेरी हाइट है 6 फीट की और मुझे दर्पण में 6 फीट का पूरा दिखना होता है, तो मुझे दर्पण की साइज कितनी लेनी पड़ेगी? 3 मीटर का लेना पड़ेगा। तो मेरी खुद की 3 मीटर की है तो वो भी 3 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आधी होनी चाहिए। अब दोस्तों अपन जैसे खुद का लगा रहे हैं कि दो मान लो दो मिरर लगा दिए, इधर लगा दिए, बीच में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप जैसे और भी देखते हो, कहीं भी नई वाई की शॉप में देखते हो तो वहां भी खूब सारी इमेज बनी हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको अगर इसमें भी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उन दोनों के बीच का एंगल और जो टोटली देखते हैं 360 पे होता है, तो ऐसे ही जिन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल जितना 360 डिग्री होता है और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका डिवाइड करते हैं तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या आती है। अगर प्रतिबिंबों की संख्या अगर सम संख्या आती है, आप उसमें से एक घटा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर पहले से ही विषम संख्या में आ रही है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वही आंसर होगा आपका। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहता सम विषम का डायग्राम, तो आप एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि अगर प्रतिबिंबों की संख्या कभी भी सम संख्या में नहीं होती, अगर सम संख्या में आ भी रही है तो आप उसमें एक घटा के माइनस कर दीजिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। समतल दर्पण में एक चीज और बताई जाती है कि अगर जैसे समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण की साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट हो या अपन खुद भी चल के आ रहे हैं, अपन मिरर की ओर साइड चल के आ रहे हैं, तो मिरर में बना प्रतिबिंब जो पीछे की ओर है वो मिरर अपनी साइड आता हुआ दिखाई देता है। अगर अपन v वेग से चल रहे हैं ना तो प्रतिबिंब 2v वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसको ऐसे याद रखने के लिए ऐसे याद कीजिए, प्रतिबिंब तो अपना ही है ना,
तो अपनों से मिलने के लिए डबल स्पीड से आता है। इतना याद रखिए, अगर मैं उसकी तरफ जा रहा हूं तो वो मेरी साइड से डबल वेग से, मतलब अपने से मिलने के लिए डबल वेग से आते हैं। तो आपको मुझे लग रहा है क्लियर समझ आ गया होगा समतल दर्पण में क्या क्या होता है। क्विक रिवीजन के लिए देखा जाता है सीधा और आभासी होता है। इमेज के लिए क्या होती है, हाइट आधी चाहिए होती है उसमें मिरर की, और देखा जाएगा। और क्या करते हैं, और प्रतिबिंब है उसमें पीछे की ओर बनता ही है, और आधी दूरी होती है। प्रतिबिंब में संख्या ज्ञात करना हो गया, और इसका वेग कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर जाएगा तो प्रतिबिंब उससे डबल स्पीड से आए वापस आए, आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब दूसरा दर्पण लेते हैं अपन। पहला तो समतल हो गया, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, चिकनी और पॉलिश युक्त गोलीय परावर्तक पृष्ठ को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक जगह करता है उसको अभिसारी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन, CAVE कॉनकेव। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, और इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करना, मतलब प्रसारित करना, मतलब फैलाना। ठीक है, इसमें इंग्लिश टर्म भी याद करनी पड़ेंगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सर बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अवतल दर्पण कितना डिजिट का है, 4 वर्ड का है। इंग्लिश में भी सेम, देखिए ये CON तो दोनों में सेम है, तो आप इसको घटा दीजिए। CAVE आगे 4 नंबर का, 4 डिजिट का है, ये भी 4 का होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण का है तो ये भी 3 डिजिट का होगा। आगे से कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस समझ आ गया, 4 डिजिट का है तो वो भी 4 का, ये 3 का है, ये भी 3 का। ठीक है, आगे से दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता क्या है सर? अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है, मतलब जो ऊपर उभरा हुआ भाग है ना उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, उसी को ही अवतल दर्पण बोला जाता है। जैसे उभरे हुए भाग का मतलब ये देखो, कॉनकेव अवतल दर्पण की बात हो रही, और इसके ये उभरे हुए भाग पर ये पॉलिश हो रही, इसका मतलब इसकी परावर्तक सतह कौन सी, अंदर की। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर की परावर्तक सतह होती है, उसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है, और जो ये बाहर का भाग है, बाहर के भाग से ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का काम करता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, दर्पण है परावर्तित करने का ही काम करता है, क्योंकि अपवर्तित होती नहीं है, क्योंकि उसके दूसरी साइड से क्या होता है, पॉलिश की हुई थी, इसलिए प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। तो ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अवतल दर्पण में ये भी याद नहीं रहता कि सर अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ होती है और या फिर कहाँ नहीं होती, तो आप नहीं से याद रखेंगे कि कहाँ नहीं होती। और अवतल दर्पण में ऐसे अंदर की ओर कहाँ पॉलिश नहीं होती, अंदर की ओर पॉलिश नहीं होती, इसका मतलब कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो ये देखिएगा बाहर की ओर होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में कहाँ नहीं होगी, ऊपर की ओर, ऊ से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पॉलिश नहीं होगी, मतलब तो अंदर की ओर होगी, तो ये अंदर की ओर होगी। ठीक है, कहाँ नहीं होगी, ऐसे अंदर की ओर, और ऊ से ऊपर की ओर। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश के टर्म के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो हो गया, इसमें अवतल दर्पण में कहाँ पॉलिश होगी, उभरा हुआ भाग है, पॉलिश अंदर की ओर होगी, और परावर्तक तल कौन सा होगा, उभरा हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए अब इससे पहले अपन क्या है, जैसे इंग्लिश अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने को सर वो क्या पहले बताते हैं कि इसमें ये चीजें हैं, तो अपन पहले वो क्या याद होती है, तो आगे की चीजें और भी अच्छे से याद हो जाती हैं। तो दोस्तों इससे पहले अपन मिरर की मतलब फॉर्मेशन, प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको 2-4 वर्ड बताता हूँ।
इससे आपको क्या है, थोड़ी आगे सरलता होगी। जैसे द्वारक, द्वारक क्या होता है, जैसे अपन गोले दर्पण ये पूरा है, गोले दर्पण का अपन छोटा भाग इसको काट के लेते हैं ना, छोटा भाग लेते हैं, तो इसमें जैसे काट के ये लिया भाग लिया हुआ, तो इसी को इसको पी भाग दे देंगे, इसको पी डैश दे देंगे, यहाँ पे वो सेंटर हो जाएगा। तो इसका ये जो भाग है शुरू का और ये लास्ट का ये भाग है, इसको द्वारक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं वक्रता केंद्र। अब इसमें ये जो पूरा आपने गोले दर्पण लिया हुआ है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे अपने सर्कल में होता है वैसे इसका सेंटर पॉइंट होता है, मीडियम का होता है ना, उसी को ही सेंटर को पॉइंट को ही वक्रता केंद्र बोला जाता है। जैसे मान लीजिएगा ये कंप्लीट यहाँ होता है, तो इसको सेंटर पॉइंट बोला जाता है। ध्रुव की बात करेंगे तो अपन जो गोले दर्पण, ये मतलब दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मतलब जो परावर्तक तल होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ये तो क्या होगा, द्वारक होता है, और इन दोनों के बीच का होता है ये ओ पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और ये बीच आगे का सेंटर पॉइंट होता है, वो वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव इन दोनों को जो मिलाती है उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये चीज ध्यान होंगे। इसके बीच में अगर सेंटर और ध्रुव इन दोनों के बीच की आधी दूरी कर दी जाए उसको क्या बोला जाता है, फोकस, इसको बोलते हैं क्या अपन, फोकस। अगर मान लीजिएगा ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ध्रुव और सेंटर के दोनों के बीच में होती है, इधर ये जितनी है इतनी ये इधर हो जाएगी, ये कितनी होगी टोटल 2 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब ये इसकी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी जो वक्रता है उसकी 2 गुनी होती है, C = OF, शॉर्ट में बोले तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इससे पहले और एक चीज बताने पे, जैसे आपको वो कैप तो थोड़ी बहुत बता दी मैंने, और जैसे अपन आगे चलेंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगे। लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, उसमें जो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होती हैं। 2 प्रकाश की किरणें जहां भी अपने आप को क्रॉस करती हैं या जहां पे भी मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को क्या बोलेंगे, वहीं पे अपने प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसलिए अपने को प्रकाश किरणें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती हैं, इसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आगे फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक, ये तल परावर्तक तल। ये देखिए, जैसे प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने पर वो परावर्तित होकर फोकस से गुजरती हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर फोकस से, अभी आपको मैंने बताया ना, फोकस से होकर गुजरती है। इधर भी देख लीजिए, चाहे प्रकाश की किरण ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, किधर से भी आए, अगर प्रकाश की किरणें समांतर रूप से आ रही हैं तो वो परिवर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती हैं। आप ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल फोकस से होकर गुजर रही हैं। दूसरी किरण, अगर किरण, वो तो पहले समांतर से होकर फोकस से होकर गुजर रही है, अगर किरण फोकस से होकर ही आती है तो जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए आप। अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो जाएगी किधर से, समांतर से होकर जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, फोकस से आई, सेंटर से होकर निकल गई। अब चीजें क्या क्लियर हुई, अगर समांतर से होकर आती है फोकस से गुजरेगी, फोकस से होकर आती है समांतर से गुजर जाएगी, दोनों क्लियर है, जस्ट अपोजिट है। आगे चलते हैं। दर्पण ध्रुव पर आपतित मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उससे मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। इधर देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये कौन के मिरर है, इंसिडेंट रे है, आपतित प्रकाश की किरण है, सीधा कहाँ पे, ध्रुव मतलब पोल पे आ रही है, तो ये पोल से अगर मान लो और कहीं होती है तो परावर्तित होती है, लेकिन अगर ये ध्रुव पे आ रही है सीधा, ये ध्रुव से सीधा चली जाएगी। ध्रुव से जितना अपने जो मुख्य अक्ष है इसके साथ जितना कोण बनाती है उसी एंगल के साथ परावर्तित हो जाती है। एक चीज ये ध्यान रखना। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र के आने वाली प्रकाश किरणों के किरण अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिएगा, अगर आपको अभी बताया था फोकस है और वक्रता केंद्र, मतलब जो गोले दर्पण का था ना उसका वक्रता केंद्र सेंटर है। कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो जैसी आई है वैसी ही चली जाती है। मतलब ये सेंटर में है तो सेंटर में से ही, अगर इसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी किधर से भी आओ, सेंटर से होकर आइए, सेंटर से होकर ही वापिस आएगी। आपने वो भी सुना होगा ना, जैसे रदरफोर्ड के कुछ प्रकाश की किरणें थी
जो जहाँ पर वो सोने की पन्नी से टकराई थी, पार्टिकल थे वो सीधे आए थे, वो सीधे चले गए थे। ऐसे ही इसका सिस्टम है कि ये वक्रता केंद्र से जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस चली जाती है। अब आपको मैंने इसके 4 रूल बताए, 4 हो गए। जैसे प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से होके जा रही है तो समांतर हो जाएगी। और दूसरी चीज एक और बताइए, जैसे पोल पे आ रही है, पोल से सीधा आ रही है, पोल से सीधा ही जाएगी, लेकिन उसका जो मुख्य अक्ष है उसके जितना कोण से आ रही है उतने कोण से वापस चली जाएगी। चौथी बात क्या है, जितना वक्रता केंद्र पे आ रही है उतनी सी से जितना आ रही है सेंटर से उतनी वैसे निकल जाएगी। अब आपको 4 चीजें पता है, ये प्रतिबिंब निर्माण में बहुत सहायक होती है। इससे पहले अब एक चीज और बता देता हूं कि अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो 2 टाइप का सुना होगा आपने, कि वास्तविक उल्टा और सीधा एवं आभासी, ऐसे सुना होंगे आपने। लेकिन आपको दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं कि जहां पे वास्तविक का नाम आता है तो वहां पे उल्टी होंगी, इमेज उल्टी होंगी, और जहां पे सीधा होता है आभासी होंगी। अब सर ये याद तो हो गया, लेकिन पता भी लग गया कैसे कैसे बनती है, लेकिन याद कैसे होगा? याद करने के लिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ। आपने ये तो सुना होगा कि किसी को भी अपन देखते हैं कि सर आज मैं उससे मिल के आया हूँ, लेकिन सर देखने में तो एकदम सीधा सा है, लेकिन जैसे मैंने उससे बात की, लेकिन सर वो तो वास्तव में क्या निकला, बहुत ही उल्टा निकला उसका। आपने उससे बात की तब आपने देखा कि आपको सीधा सा लगा हो, मतलब आपको फील हुआ कि देख के यार बहुत सीधा इंसान, लेकिन जैसे आपने उससे बात की तो एक्चुअल में पता कब लगता है, जब अपन उससे बात करते हैं, और बात करने पे क्या लगा कि जस्ट वो उसका उल्टा है। तो इंसान वास्तव में कैसा होता है, वो पहले से क्या समझ रहा था कि दिखने में मतलब सीधा है, उसको आभास मतलब उसको फील था ये कि सीधा है, आभासी, लेकिन वास्तव में क्या था, वास्तव में उल्टा था। तो ऐसे ही प्रतिबिंब का सिद्धांत है कि वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा, और उल्टा होने वास्तविक का मतलब क्या है, उसको पर्दे पर अपन प्राप्त कर लेंगे, मतलब उसकी इमेज बन जाएगी। और दूसरा क्या बोलता है, सीधा और आभासी, इसका मतलब उसको पर्दे पर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपको दोस्तों जैसे मैंने प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में बता दिया, किसको पर्दे पर अपन प्राप्त कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, और इसके क्या रूल हैं। मतलब 2 किरण चाहिए होंगी अपने को। आपको ये भी पता है कि एक किरण कैसे आ रही है तो जाएगी किधर से, तो किरण के बारे में भी हो गया, और ये भी पता है कि किधर से क्या आ रही है, मतलब उसकी वो क्या है, मैंने आपको वो भी बता दी। अपने को बचा कितना सा, इतना सा बचा है कि सर अब इमेज कैसे बनेगी। तो दोस्तों उसकी टेंशन मत लीजिएगा, इसके आगे अपन चलते हैं कि इमेज बनती कैसे। तो आपको मैं एक बार पूरी चीजें खुद से बताता हूं, उसके बारे में अपन जैसे बनती हैं वो बताता हूं, फिर उसके बाद में अपन क्विक स्मार्टली तरीके से याद कैसे रखना है, अपने को ऑप्शन 4 ठीक करने हैं, उस हिसाब से बताया जाएगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कि वस्तु है, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये अपना फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अपन वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अपन उसको 5 प्रकार से 6 टाइप से रख सकते हैं उसको। पहले तो अपन अनंत पे रख सकते हैं, अनंत वाली को 1 नंबर। दूसरी रख सकते हैं अपन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज है अपन इसको सेंटर पे रख सकते हैं। चौथी चीज है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी रख सकते हैं, 4 नंबर। 5वीं इमेज कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे। और छठी इमेज कहाँ रख सकते हैं, ध्रुव और इसके बीच में। और ये क्या है अपना पोल P, और ये इसको मान लीजिएगा, इसको अपन O मान लेते हैं, और ये P हो गया, ये P', ठीक है। आपको ये पता लग गया कि अपन इमेज कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मतलब 6 प्रकार से वस्तु को रख सकते हैं और उसके अपन प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके दोस्तों आगे चलते हैं और आपको 1 बाय 1 एक एक करके बताते हैं कैसे कैसे इमेज रख सकते हैं और उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। एकदम ये लीजिए, ठीक है। अगर मैं इस वस्तु को अनंत पे रखते हैं, पहली इमेज मैंने बताई थी कहाँ रख सकते हैं अपन इसको, यहाँ पे अनंत पे। और अनंत से आगे चलते हैं अपन, अनंत पे वस्तु रखी हुई है, यहाँ समझो आप, अनंत कहीं भी हो सकता है। ये प्रकाश की किरण समांतर रूप से आ रही है,
किधर से होके जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी। ये किधर से होके गुजरेगी, ये फोकस से होके, ठीक है दोस्तों। ये इसमें ले लेते हैं अपन, ये फोकस से होके गुजरती है। एक दूसरी किरण और लेते हैं जो अपन को कहाँ से होके गुजरेगी। अगर हम मान लो इसको फोकस से होके गुजारे हैं, या फिर आप देख लीजिएगा इसको अपन सीधा ध्रुव से होके भी गुजार सकते हैं। और इसको अपन गुजारते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं दोस्तों। ये परावर्तक तल है और ये फोकस है, ये सेंटर है, और ये आपकी अनंत से आ रही है, ये सेंटर से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। दूसरी चीज़, और एक अपन लगाते हैं इस पर, ये इसको कर देते हैं। दूसरी किरण अपन लेके आते हैं, ध्रुव से गुजार देते हैं, या अपन सेंटर से भी गुजारते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी किरण आ रही है, ये फोकस से होके जहाँ से गुजरती है ना, उससे से ही होके अपने को यहाँ पे बना देते हैं। मतलब इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है फोकस पे। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए आप, जैसे मान लीजिएगा ये अनंत से होके आ रही है ना, आप यहीं समझिए, अच्छे से समझ आएगा। प्रकाश की किरण अनंत से होके ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर, और दूसरी वाली इधर से आ रही है, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे ही बनता है। दूसरी चीज़ आगे चलते हैं सर। अपन यहाँ पे देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, दूसरी चीज़ कहाँ पे, अनंत और फोकस के बीच में। अनंत और फोकस के बीच में यहाँ पे ये रखी हुई है, बी पे यहाँ रखते हैं, प्रकाश की किरण ये चल रही है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि एक तो समांतर से होके आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, और ये बताया था कि अगर ये सेंटर सी से होकर गुजरती है तो ये सी पे बनती है। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज इमेज बन रही है अपनी कि अगर किसी वस्तु को अपन, यहाँ देखिए आप, तीसरी इमेज कहाँ रखती है, सेंटर पे, अनंत पे रख दिए हैं, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख चुके हैं। तीसरी फॉर्मेशन रखते हैं अपन सेंटर पे, तो सेंटर पे अपन ये फोकस रखते हैं। तो अगर ये एक हमेशा प्रतिबिंब कब बनेगा, दो रे लाएंगे। तो पहली रे है जैसे समांतर किरण है, फोकस होके गुजर रही है। दूसरी चीज है, अपन यहाँ से देख रहे हैं, फोकस से एक दूसरी किरण ले रहे हैं फोकस से, और परावर्तित होके कहाँ जाएगी, समांतर से होकर गुजरेगी। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे बनती है भाई, सेंटर पे है, तो सेंटर पे ही बनती है। सी की इमेज ऐसे याद भी रख लेंगे, जहाँ से मतलब कि प्रकाश की किरण अगर सेंटर पे आती हैं तो सेंटर से होके गुजरती हैं, और सेंटर पे ही अपन उसको रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पे ही बनता है। चौथी इमेज कहाँ लगा रखी है अपन ने, आप देखिए, सेंटर और इसके फोकस के बीच में। आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए आप, अगर वस्तु को अपन सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो यहाँ ये प्रकाश की किरण क्या हुआ, समांतर से गुजर रही है, और ये फोकस से होके गुजर रही है। और दूसरी किरण एक और लेते हैं अपन, जो वक्रता केंद्र से होके गुजरती है और वक्रता केंद्र से होके वापस आती है। इसकी फॉर्मेशन कहाँ बनती है, ये सी और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है, ठीक है दोस्तों। पांचवी इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर भी रखते हैं अपन, तो ये देखिए अपन फोकस के ऊपर रख रहे हैं।
फोकस के ऊपर ये वस्तु रख दी है अपन, समांतर से चल रही है, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और ये सी से होकर चलती है ना, और सी से होकर वापस आ जाती है। एक बात बताइए, अगर ये सीधी जा रही है और ये भी सीधी आ रही है, ये कहाँ मिलती है क्या कभी? ये मिलती नहीं है। और जो किरण मिल नहीं रही, ये डेफिनेट है ये मिलेंगी दोनों, लेकिन अभी दोनों फील नहीं हो रही, इसका मतलब अनंत पे मिलेंगी। तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ बन जाएगी? अनंत, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। एक दूसरा और था जो मैंने आपको बताया था, फोकस और पोल के बीच में। फोकस अगर पोल के बीच में रखते हैं तो पहली किरण अपन, कोई भी किरण डायरेक्ट सीधा पोल पे आ रही है तो पोल से रिवर्स होके जितना एंगल पे आई है उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण अपन सेंटर वाली लेते हैं, सेंटर। अब ये तो बिल्कुल दूर दूर तक ऐसे सीधी आ रही है और ये ऐसे सीधी है, आपको भी पता है ये तो दूर दूर तक भी नहीं मिले। इसका मतलब क्या हुआ? और अपने को वास्तविक इमेज चाहिए, वास्तविक इमेज के लिए क्रॉस करना जरूरी है। अगर क्रॉस नहीं हो रही है, पहले वाली इमेज थी अनंत पे क्रॉस कर रही है, उम्मीद थी अनंत पे क्रॉस कर रही है, तो अपन इसको अनंत बोल सकते हैं, लेकिन ये तो दूर दूर तक भी नहीं मिली। तो इनको जो मिलती नहीं है उनको मिलती हुई प्रतीत होने का आभास कराया जाता है। तो इनको है ना अपन पीछे बढ़ाते हैं और ये पीछे है ना अपने को मिलती हुई, मतलब ये फोकस पे मिलती हुई पीछे प्रतीत होती है। इसका मतलब इनकी इमेज वास्तविक नहीं है। अगर जो रियल में काट रही है एक दूसरे को उनको वास्तविक इमेज बोलेंगे, और जो काटते हुए प्रतीत होती हैं उनको आभासी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 6 इमेज थी, 6ठों इमेज बता दी हैं ऐसे कैसी हैं अवतल दर्पण में। आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि अपन ने दर्पण के बारे में क्या क्या पढ़ा है। दर्पण के बारे में पहले तो जो पॉलिश थी उसकी किसकी होती है? रजत पॉलिश और ऑक्साइड के बारे में कर रखी है। दूसरी, दर्पण कितने प्रकार के? 2 टाइप के, समतल और गोलीय। समतल दर्पण का यूज, पहले प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी और पार्श्विक विलोम। पार्श्विक लेफ्ट का राइट, ठीक है। इसके ये और वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे ऑब्जेक्ट अपन है, अपने जितनी इमेज वैसी बनेगी, ऐसे नहीं है बड़ी बन गई छोटी बन गई, ठीक है। वस्तु जितनी दूर है प्रतिबिंब उसका उतनी दूर बनता है और पीछे की ओर बनता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पूर्ण देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु से आधी होनी चाहिए, ठीक है। दर्पणों की इमेज संख्या की बात करते हैं अपन 360 अपॉन थीटा, मतलब जितना कोण बन रहा है उसका, और ये सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंबों की संख्या सम संख्या में होती ही नहीं है, इतना ध्यान रखना। अगर हो रही है एक माइनस कर दीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। चाल की बात करते हैं, कोई भी चाल से आ रही है, अपना आदमी है 2v वेग से अपनी साइड से डबल स्पीड से वापस आएगा, अपना होगा डबल स्पीड से वापस आएगा, ठीक है दोस्तों। गोले दर्पण की बात करते हैं, गोले परावर्तक पृष्ठ वो चिकनी और वो जो पुलिस की भी होती है, गोले दर्पण की बात करते हैं उसी में। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह करता है, इसका इंग्लिश में क्या करते हैं? कॉनकेव। और उसका क्या हुआ? कॉन्वेक्स। और वो 3 डिजिट का, और वो कितने वाला? 4 डिजिट का, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण के बारे में, पुलिस की हुई है। अवतल दर्पण का हो गया। इसके महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, द्वारक क्या होता है? जिसका जो गोले कटा हुआ भाग है उसका फर्स्ट वाला और उसका एंड भाग, उसको धारक बोलेंगे। जो बीच का होता है इसको पोल बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। और जिसे पूरे जो गोले दर्पण है ना उसी का, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसी को अपन केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और वक्रता केंद्र और पोल के जो बीच की दूरी है, तो मतलब आधी दूरी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे पोल और जो सेंटर है उन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। और आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम मैंने बताए रखे हैं। कोई भी समांतर रेखा आ रही है फोकस से होकर गुजरेगी, और जो फोकस से होकर आ रही है वो उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, समांतर रेखा हो जाएगी। और दूसरी बात, जो डायरेक्ट पोल पे आ रही है, जो पोल से मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसके नीचे से, जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ था ऐसे आ रही है, जितना थीटा के साथ आ रही है थीटा के साथ वापस चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए। और एक चीज और है, जैसे आपने देखा ये पोल का हो गया था और सेंटर की थी। सी पे तो हमेशा चाहे इमेज की बात हो और चाहे इंसिडेंट रे की बात हो, जितने से जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। जैसे आई जिस एंगल से आ रही है उसी से, मतलब इनकी दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, जैसे आई है सीधा वहीं से निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है, सीधा आभासी और वास्तविक एवं उल्टा। समझ रहे हो आप? जो दिखता है वैसा होता नहीं है, एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में वो उल्टा होता है। समझ रहे होंगे आप समझ जाएंगे, दुनिया भी वैसी है, ठीक है। और अपन ये देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। अपन बता रखे हैं कि किसी भी वस्तु को अपन 6 प्रकार से रख सकते हैं,
और 6 पर इसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार आपको मैं और बता देता हूँ कि वस्तु की इमेज कैसे कैसे होती है, आप देखते जाइए। 6 प्रकार से अपन ने रख रखा है। आप देखिए किसी भी वस्तु को अपन 6 टाइप से रख सकते हैं। पहले वाली इमेज पे रखा है अनंत पे रखा है, तो ये फोकस से होके आ रही है और इसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। आपको वैसे अपने हिसाब से करते हैं, क्विक रिवीजन के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, तो वो देखते जाइए। ये आपका फोकस हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे वस्तु क्या है, अनंत पे रख दी है। ठीक है दोस्तों, अपन 1 नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे है, 3rd नंबर पे, 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। ठीक है दोस्तों, इमेज अगर आप याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखिए। जैसे भी आपको पहले तो मैंने रूल के अकॉर्डिंग बता दिया। सर याद कैसे करें, याद करने का तरीका एक ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। एक चीज दिमाग में रखना, आप इतनी नंबरिंग याद कर लेना कि 6 टाइप से रखा जाता है। अनंत की बात कर रहा है 1 नंबर पे, अनंत और वक्रता केंद्र की बात कर रहा है, मतलब 2 नंबर की बात कर रहा है। सेंटर की बात कर रहा है 3 नंबर पे, सी और एफ के बीच की बात कर रहा है 4 नंबर पे, और फोकस की बात कर रहा है 5 नंबर। ठीक है, 6 नंबर को अभी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। इनकी बात एक बार बताइए, आप वस्तु 1 नंबर पे रखी हुई है, मतलब अनंत पे, उसकी फॉर्मेशन कहाँ बढ़ेगी, 5 नंबर पे, यहाँ पे रख दीजिए। और इन दोनों का टोटल करेंगे ना तो 6 आएगा। हर फॉर्मेशन का यूज करेंगे ना अपन, उसी का टोटल आएगा 6। वस्तु 2 नंबर पे रखी हुई है, तो उसमें 2 में कितना जोड़ेंगे, 4, मतलब 6 नीचे आना चाहिए। मगर मान लीजिए आप 4 नंबर पे रख रखा है वस्तु को, और मैंने आपको ये बोला है कि इनका टोटल है ना, ये देखिए आप, इनका टोटल है ना, किसी का भी देख लेना आप, यहाँ पे इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। अगर वस्तु 4 नंबर पे रखी हुई है और टोटल कितना आएगा 6, तो कितना 4 में कितना जोड़ूं कि 6 हो जाएगा। सर 2 जोड़ दीजिए, 2 नंबर पे, 2 नंबर कहाँ है भाई, ये रहा, ये सेंटर और अनंत के बीच में। ठीक है दोस्तों, एक चीज और देखिए आप, थोड़ा सा आगे भी देखना, हो जाएगा आपसे। अब मैंने बोला कि वस्तु है 3 नंबर पे रखी हुई है, और सर टोटल कितना आएगा, हमेशा 6 नंबर पे 6 होगा टोटल। इमेज कितने तक की, 5 इमेज तक की बात कर रहा हूँ, 6ठी को पेंडिंग रख रहे हैं, तो 5 इमेज की बात करें, उनका टोटल कितना होगा, 6। ये तो टोटल तो हमेशा दिमाग में रखना। अब ये देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 3 नंबर पे रखा हुआ है, और टोटल कितना होगा 6, तो उसमें कितना जोड़ूंगा मैं, सर 3 नंबर पे रखी हुई है, टोटल 3 होगा, तो इसे आप सर 3 पे रख दीजिए, मतलब 3 की इमेज का प्रतिबिंब भी 3 पे ही बनेगा, मतलब सेंटर का हमेशा सेंटर पे। सर बोलेंगे कि सर 2 नंबर की वस्तु है, 2 में कितना जोड़ेंगे, 6, मतलब कितना जोड़ेंगे, 6 हो जाए, सर 4। तो जैसे सी अनंत और सी के बीच में यहाँ 2 नंबर की वस्तु रखी है ना, उसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आप दोस्तों ये 6 वाला फॉर्मूला आप कहीं भी लगाएंगे, जिसने ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे हो तो उसकी फॉर्मेशन 4 नंबर पे बनेगी, 1 नंबर पे हो उसकी 5 नंबर पे बनेगी, 5 नंबर पे हो उसकी 1 नंबर पे बनेगी। अगर फोकस पे है, फोकस कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, इमेज कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 नंबर कहाँ पे, अनंत पे। ठीक है, आप ये ध्यान रखना 6 नंबर पे होगी, टोटल 6 नंबर होगा। इमेज फॉर्मेशन का याद रखना कितने नंबर पे आ रही है, और अगर ये भी ध्यान रखना, जैसे 1 नंबर पे ले रहे हैं, 1 नंबर छोटा है, जैसे अनंत से आ रही है ना वस्तु, मतलब बहुत बड़ी है, तो उसकी फॉर्मेशन बनेगी बहुत छोटी। तो शुरू की 2 इमेज है, जैसे लास्ट की ये 2 हैं, तो ये छोटी बनेगी, जैसे फोकस पे बन जाएगी 5 नंबर, इसी 2 नंबर वाले की 4 नंबर पे, ये 2 तो है ना सेंटर से पहले की, छोटी छोटी, और वास्तविक तो खैर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये 2 हमेशा रे क्या कर रही है, देखो आप यहाँ देखिए, ये भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ नीचे काट रही है, ये सारी काट रही है। लास्ट वाली जैसे ये नहीं काट रही, तो इसकी इमेज बनेगी आभासी। किरण आपस में काट रही है, इसका मतलब वास्तविक इमेज बन रही है, तो काट तो सब में रही है 5 नंबर तक, इसका मतलब क्या हुआ, सारी वास्तविक बन रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए, ये बन गया, और 2 तो शुरू की छोटी बनेगी, सेंटर की है, सेंटर पे बन रही है, तो ये बराबर बनेगी, और जो लास्ट की 2 इमेज फॉर्मेशन है, तो वस्तु बड़ी होगी, उसकी इमेज इधर क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे बनेगी, 4 नंबर की है तो 2 नंबर पे यहाँ पे बनेगी। आप यहाँ देखिए, जैसे ये लीजिए आप सेंटर और इसे फोकस के ले लीजिएगा, या आप यहाँ लीजिए, देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आ रही है ना, ये छोटी, देखो कितनी छोटी सी वस्तु है ना, और इसकी इमेज देखिए आप, बड़ी बन रही है ना दोस्तों। बस यही रूल, शुरू की 2 इमेज छोटी बनेगी, सेंटर वाली बराबर बनेगी, और उससे आगे की दोनों वस्तु से बड़ी बनेगी। नेचर कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टी। और ये जो लास्ट की वस्तु है, जैसे ये पोल की बात कर रहा है,
इसमें देखिए आप, इसमें क्या कर मिल नहीं रही है ना, मतलब पीछे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रतीत होने का मतलब सीधा एवं आभासी। ठीक है दोस्तों, एक सीधी और आभासी बनेगी, बाकी एक्चुअल बनेंगी, और दो इमेज लास्ट की हैं वो छोटी बनेंगी, सेंटर वाली बराबर बनेगी, फिर उसके बाद है ना बड़ी बनेगी। ठीक है, और अगर ऐसे ध्यान भी नहीं रहे तो ऐसे भी ध्यान रख लेना, जो वस्तु के ऑब्जेक्ट के डिजिट है ना, जैसे 4 और 5 बड़े हैं ना, तो जैसे 5 नंबर वाले की इमेज कहाँ बनेगी, 1 नंबर पे, और 1 नंबर कितना है, छोटा है ना, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो छोटी इमेज बनेगी, छोटा है बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनको ऐसे भी याद कर लोगे, डिजिट वाइज याद कर लोगे, तो याद करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको है ना एक बार रिवीजन, मैंने 2 बार रिवीजन करा दिया है, एक बार आप खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और एक बार दोबारा से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर से होगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आपको ये सारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप खुद रिवीजन कीजिए, और उसके बाद अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगले में आपके लिए 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अपने बेस, वैसे मैंने सारा एनसीईआरटी का पढ़ा है, उसके बाद भी अपन आपको क्विज दी जाएंगी, उसके बाद नए टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय